Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, this is part 29 of your top 1000 practice questions for your UPSC CSAT exam. So, guys, इस सीरीज में हम आपको अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना समझाते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है और क्या स्ट्रैटेजी लगानी है अपने ऐसे पैसेजेस को सॉल्व करने में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में एक बार इन्फॉर्म कर दूं। गाइस अगर आप सीसेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, आपको बहुत स्पेशली क्यूरेटेड कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जहाँ से आप अपनी सी सेट की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। तो इनरोल करने के लिए गाइज आपको वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। आपने बस क्या करना है गाइज, आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in, और एंटर प्रेस करिए और आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ आवर होम पेज। यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखेंगे सी सेट कोर्सेज, उस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखेंगे आपके सी सेट के कोर्सेज। ये टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सी सेट प्रिपरेशन। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलते हैं। और गाइज इन कोर्सेज पे अभी हम फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज CSAT70. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. और गाइज अगर आपको ऑनलाइन बुक्स की भी हैबिट है तो गाइज हमारी स्पेशल बुक्स हैं। आप ऊपर आएंगे इसी में, तो ऊपर आपको यहाँ बुक्स का टैब दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आके यहाँ पे अपने सी सैट को सेलेक्ट कीजिए। तो गाइज सी सैट में आपके लिए जो बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, वो है एक तो आपका सी सैट की 2026 की 30 प्रैक्टिस पेपर की अलग से एक बुक है, ये आपके 20 फुल लेंथ टेस्ट की अलग से एक बुक है, फिर इन दोनों का कॉम्बो है। इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट प्लस 30 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। एक आपकी PYQs की बुक है गाइस, जिसमें आपको 2019 से 2025 के सभी सब्जेक्ट्स के PYQs विद देयर सॉल्यूशन एंड एनालिसिस सब कुछ है। और गाइस ये है इन तीनों बुक का एक सेट सॉल्यूशन, मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बुक्स। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बुक्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, PYQs की बुक मिल जाती है, तो यू कैन चूज विच बुक यू वांट टू यूज फॉर योर प्रिपरेशन। चलेगा, इस वापस आते हैं अपने सेशन पे और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले पिछले वीक का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करेंगे। ये 2024 PYQs में से हैं, तो आप देख सकते हो 2024 के क्वेश्चन हैं ये। तो गई उसने उसने आपको पूछा था व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। सो उसने पैसेज में ऐसे दिया था, अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोइट्री डज नॉट पॉजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। वो बोल रहे हैं कि रिलीजन या साइंस की तरह नहीं, पोइट्री जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में विश्वास नहीं रखती। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial or tyrannical. वो कहते हैं कि जिस इंसान या जिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जिनका ये कहना है कि हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है हमारे हाथ में, तो वो डिक्टेटोरियल बन जाते हैं या टिरनिकल बन जाते हैं। ठीक है, मतलब डिक्टेटर टाइप बन जाते हैं, जो कहते हैं भाई मैं सच्चा हूँ। Truth does not usually does not admit any contradictions or imperfections. Truth usually कोई कॉन्ट्रडिक्शन या इम्परफेक्शन एक्सेप्ट नहीं करती। इट इज़ यूनिटेरियन, ये एक सिंगल मतलब माइंडसेट से चलने वाली चीज़ है। इट इज़ देयर फॉर नॉट ऑफ मच यूज़ फॉर पोइट्री, और इसलिए पोइट्री के कोई काम की नहीं है, क्योंकि पोइट्री अबाइड्स बाय द प्लुरैलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। पोइट्री प्लुरैलिटी की बात करती है कि मतलब हर तरह के इंसान होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की गलतियाँ होती हैं दुनिया में। परहैप्स पोइट्री फॉलोज रियलिटी विच इज़ प्लूरल, अनाकनिस्टिक एंड फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कि पोइट्री ऐसी रियलिटी फॉलो करती है जो हर दिशा में काम करती है, एक दिशा में नहीं, एनाक्रोनिस्टिक है, ठीक है, और फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। अगेंस्ट द टिरनी ऑफ ट्रूथ पोइट्री रिमेन्स अ पार्टिजन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। कि ट्रूथ के खिलाफ पोइट्री एक डेमोक्रेटिक रियलिटी का एक सिंबल है। अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, वेल्थ एंड हायरार्की पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस। के पावर, वेल्थ और हायरार्की के अगेंस्ट पोइट्री ह्यूमिलिटी या डिफाइंस को प्रपोज करती है। तो क्या मैसेज दिया उसने, कहा काफ़ी डीप बात थी इसमें। अगर आपको समझ आता है कि किस सेंस में बोल रहे हो, वो कि रिजिड नहीं, पोइट्री जो है वो प्लूरैलिटी को बिलीव करती है। सो इट इज पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच recognizes and accepts imperfections in humans. Okay, truth is revealed through science or religion and poetry is anathema to truth. Okay,
Poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas science and religion are about truth. And fourth, in a world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. गाइस आप देखो ऑप्शन बी और सी हम बोल सकते थे कि ये थोड़ा सा इनवैलिड है, वो ये नहीं कह रहा कि ट्रूथ जो है ट्रूथ सच्चाई रिलीजन से साइंस से आती है, पोइट्री ट्रुथ का ऑपोजिट है, मतलब पोइट्री झूठ है, ये नहीं कह रहा वो। ना ही ये कह रहा कि पोइट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग। अब ऑप्शन ए और डी में से हमें देखना था कि इट इज पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकग्नाइजेज एंड एक्सेप्ट्स imperfections in humans, या इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, tyranny एंड बिगॉटरी पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। अब देखो गाइस, उसने ये नहीं बोला कि पोइट्री रेजिस्टेंस का या मतलब कोई प्रोटेस्ट का काम करती है, वो ये कहना चाह रहा है कि पोइट्री और रिलीजन जैसे यूनिटेरियन होते हैं, जबकि पोइट्री जो है वो इम्परफेक्शंस को समझती है और एक्सेप्ट भी करती है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस आगे पैसेज, आप कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें सही क्या बनना चाहिए। अब ये कुछ पैसेजेस हैं जो 2024 के हैं और कुछ हम 2025 के भी करेंगे। तो पहले उसने एक पैसेज दिया है, उसके ऊपर उसने अजम्पशन दी है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं गाइस, देखते हैं फिर इसमें क्या अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो पैसेज कुछ ऐसे है, द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, कि जो फ्लावर है वो हमें खुश करने के लिए नहीं इन्वेंट हुए। इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। फूल क्यों खिलते हैं और क्यों वो खुशबू छोड़ते हैं? ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, कीड़ों को। द इंसेक्ट कैरीज द pollen फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट pollen इज नॉट कैरिड अवे बाय विंड एंड दस नॉट वेस्टेड। तो इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ताकि वो पॉलिनेशन करे। पॉलिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह से पॉलन को लेके जाते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। वट वी कॉल अ फ्लावर्स ब्यूटी इज मियरली अ बाय प्रोडक्ट एंड अ ह्यूमन इन्वेंशन। कि जो हम कहते हैं कि जो फूल की सुंदरता है वो सिर्फ एक ह्यूमन इन्वेंशन और मियरली बाय प्रोडक्ट है जो हमने खोजा है, नहीं, ऐसा नहीं है। द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, इफ इट प्लीजेज अस बिकॉज इट इज देयर एंड वी हैव बीन कंडीशन टू इट। कि हम हमारे लिए वो खुशबू नहीं छोड़ता, वो खुशबू पहले ही छोड़ता है अपने खुद के काम के लिए। हमें तो बस उसको, हमने तो ढूंढा है उसको, हमारी आदत हो चुकी है उसको खुशबू का देखने की। तो उसने दो असम्पशन दिए गई। उसने क्या बोला, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। गलत, वो नेचर की लग्जरी थोड़ी है, वो तो यूज है उनका। सुंदर दिखना, फूल में खुशबू आना, वो उनका यूज है, वो लग्जरी नहीं है, तो ये गलत है। एंड द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग्स ऑफ ब्यूटी। के पैसेज का ऑथर जो है वो फ्लावर्स की यूजफुलनेस में बिलीव नहीं करता, नहीं, वो तो कह रहा है कि भाई वो तो अपने खुद के पॉलिनेशन के लिए खुशबू छोड़ते हैं, हमारे लिए नहीं। तो दोनों ही असम्पशन इनवैलिड थे, सो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर। ना ही असम्पशन वन वैलिड है, ना ही असम्पशन टू वैलिड है। पैसेज का ये भी मानना नहीं है कि वो नेचर की लग्जरी के प्रोडक्ट है, और ना ही ये मानना है कि वो अब उनका जो काम है मतलब वो यूज़फुल है ही नहीं, किसी काम के ही नहीं है फ्लावर सिर्फ। नहीं, उसका तो ये कहना है कि फ्लावर्स जो है वो अपने लिए, खुद के अपने पर्पस के लिए वो खुशबू छोड़ते हैं, ना कि हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे लिए नहीं है वो लग्जरी, उनका यूजफुल पर्पसफुलनेस है। तो नीदर ऑफ द assumptions was valid, so ऑप्शन डी was your correct answer। चलेगा, इस नेक्स्ट पैसेज है, उसने हमें इसमें एक ही क्वेश्चन है, दो एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, कि इसमें से क्रक्स क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है पूरे पैसेज का। चलिए तो पढ़ के सॉल्व करते हैं। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउसएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी finds its expression both in the speech of political leaders एंड द अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ असर्शन। कि भाई एक रॉबस्ट डेमोक्रेसी में रियलिटी चाहे कितनी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो, वो अपना एक्सप्रेशन पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू और सोशल फॉर्म्स ऑफ मीडिया के थ्रू पा लेती है, मतलब लोगों तक अगर पहुंचती है, अगर रोबस्ट डेमोक्रेसी है तो। The existence of the real has to be transparent, both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy। एक deliberative democracy में जो reality है उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपरली सर्कुलेट किया जाना चाहिए, और आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ों का। A normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। के भाई एक जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया उसका काम ही यही है, रियलिटी को बिना तोड़े मरोड़े लोगों तक पहुंचाना। तो क्या कहा है उसने, कहा रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टोर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। फेक न्यूज सिम्स इनहेरेंट इन लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। नहीं, इन आइडियल डेमोक्रेसी में फेक न्यूज नहीं होगी।
देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये होता है guys, देखो एक्सट्रीम ऑप्शन, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं ऐसा नहीं है कि जो मन में आए बोल दो, लेकिन उसमें क्या उसने क्या बोला है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। एंड फोर्थ, irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy, irresponsible मीडिया को आइडियल डेमोक्रेसी में कंट्रोल नहीं कर सकते, गलत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनता है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ये है पूरे पैसेज की क्रक्स और यही उसका मैसेज भी है। तो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट चॉइस गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ 2025 के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए अब इस लेक्चर से, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इनको। तो एक पैसेज है उसमें उसने दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो हमें अजम्पशन पूछा है और एक उसने कॉरोलरी पूछी है। कॉरोलरी क्या होता है, लॉजिकल की फैक्ट ऑफ द पैसेज। तो पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं गाइस। वन ऑफ द डिसमल रियलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन, कि जो सबसे मतलब खतरनाक रियलिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडिपेंडेंट इंडिया में वो क्या है। One of the dismal realities of the agriculture sector in independent India has been that it never experienced a high growth phase, unlike the non-agricultural economy। कि non-agricultural economy को छोड़ दो तो किसी भी फेज में एग्रीकल्चर की इकोनॉमी ने कभी हाई ग्रोथ नहीं देखी। द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो CAGR जिसको बोलते हैं, फॉर एग्रीकल्चर हैज बीन जस्ट 3 to 5% इन द 1980s। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ है 3 से 5%। Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ सफर्ड रिलेटिवली स्टेगनेशन देयर आफ्टर, उसके बाद फिर वो स्टेगनेट होती रही। दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ वेर विच कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम द 1980s टू द 2000। जबकि दूसरे सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली 1980s के बाद से, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं मिली। तो क्या कॉरोलरी है गाइस, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हो सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेनिफिट धीरे धीरे आते हैं एग्रीकल्चर में। फॉर इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी, कि ये नहीं कहना चाह रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं था भाई, उसमें फूड सिक्योरिटी लानी थी वो आई उससे, लेकिन जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ग्रोथ देखनी थी वो नहीं देखने को मिली, तो ये गलत है। इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग, ये कहना चाह रहे नहीं गाइस, मॉडर्न फार्मिंग की मैकेनाइजेशन की बात नहीं हुई है यहाँ पर। फोर्थ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी ठीक नहीं है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की वजह से स्टेगनेंट एग्रीकल्चर हुआ, नहीं। करेक्ट आंसर इज, जो हमें यहाँ से समझ आ रहा है वो क्या है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो दूसरे सेक्टर में जल्दी पहुंच जाते हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट कॉरोलरी है। मतलब कॉरोलरी जो पैसेज से पढ़ के आप समझ सकते हैं, जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, उसको बोलते हैं कॉरोलरी। तो ऑप्शन ए वाज द राइट चॉइस। और सेकंड में गाइस उसने दो अजम्पशन दिए और पूछा बताओ कौन सा वैलिड है इनवैलिड है। तो उसने बोला द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन द फॉर्च्यून्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन इंडिया कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, कि इस जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसको कम कैसे किया जा सकता था, बाय अडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वाइबल कॉर्पोरेट फार्मिंग, के लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स से और वाइबल कॉर्पोरेट फार्मिंग से क्या हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ग्रो कर सकते थे। कमर्शियल क्रॉप्स तो उगा ही रहे थे हम, और वाइबल कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर होती तो कॉर्पोरेट फार्मिंग होने से क्या हमारी इनकम बढ़ जाती। ये गाइस अजम्पशन है, बिल्कुल अनरियलिटी पे बेस्ड नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये सच नहीं है कि इसको बदल दो तो ऐसा हो जाता है, तो इट कांट अज्यूम टू बी ट्रू। सेकंड, प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेविली सब्सिडाइज्ड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्म मशीनरी एट पार विद डेवलप्ड कंट्रीज, कि अगर हम दूसरी कंट्रीज की तरह फ्री इंश्योरेंस देते क्रॉप में, हेविलाई सब्सिडाइज्ड सीड्स देते, फर्टिलाइजर देते, तो उसमें इनकम ज़्यादा बढ़ती। ये भी एक असम्पशन है गाइस, दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इंश्योरेंस हम देते रहे हैं, सब्सिडाइज देते रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक बोथ द असम्पशंस कैन बी कंसिडर्ड नॉट टू बी ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। तो गाइस ये पर्सपेक्टिव होता है पैसेज को सॉल्व करने का। अब मैं एक आपको होमवर्क पैसेज देके जा रहा हूँ, इसका आंसर आपने मुझे पढ़ के बताना है। इसमें आपने बताना है कि क्या लॉजिकल और रैशनल मैसेज दिया है इस पैसेज में। तो मैं पढ़ देता हूँ पैसेज आपके लिए, और आपको इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। इन आवर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विद अ कल्चर दैट इंश्योर्स अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. But the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today.
The narratives dominant in defining culture tradition in a particular way are seem to have emerged as the identities and histories of large sections. The discounted and at times forcibly stifled identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large sections of our population choose to ignore it. तो क्या मैसेज है गाइस? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर लग रहा है आपको यहाँ पे। तो चलिए गाइस, ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। अगले हफ्ते फिर से हम और ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो हर ऑल्टरनेट डे पे आपको सेम टाइम यहाँ पे क्लास मिलेगी। और गाइस, अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है, अगर आपको डे वन पे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने का मैं तरीका, बड़ा सिंपल तरीका बता देता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in, और एंटर प्रेस करते ही आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें नीचे आपको दिखेंगे सीसेट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके कोर्सेज। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है जिस पे 70% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और ये है हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन मास्टर कोर्स। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सबके लिए लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, मॉक टेस्ट, और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। और गई फुल लेंथ टेस्ट सब इसके अंदर मिलेगा आपको, और आप डेमो लेसन्स भी दे सकते हो यहाँ पर जाकर। तो इस पर 70% डिस्काउंट मिल रहा है गाइस, एंड द कूपन कोड इज CSAT70। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। और गाइस, अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है, ई बुक्स की, तो आप ऊपर आएंगे तो यहाँ बुक्स के उसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। आप CSAT चूज़ कीजिए यहाँ पे आके, और ये रही आपकी CSAT की बुक्स। ये है 30 प्रैक्टिस पेपर वाली बुक, ये है 20 फुल लेंथ टेस्ट वाली बुक, ये है इन दोनों बुक्स का कॉम्बो, ये है आपकी PYQs वाली बुक जिसमें आपको सारे PYQs दिए हैं 2019 से 2025 के, और ये है आपकी तीनों बुक्स का एक कॉम्बो गाइस, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, 30 प्रैक्टिस सेट भी हैं, और PYQs भी मिलते हैं आपको। तो आप इनमें से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के लिए। तो चलिए गाइज, ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेशन। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। गाइज, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, और यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.